हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चे आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल करेंगे डिस्कस। ठीक है, जो कि आपका प्रैक्टिकल जो था वो कौन सा था, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ आपके एसी मेंस को डिस्कस करना था हमारा बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर था और हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर जो भी हमारी एसी में जो जा रही है, ठीक है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम दो मोड्स के लेके चल रहे थे। एक तो हमारे पास ट्रांसवर्स मोड था, एक हमारा लॉन्गिट्यूड मोड था। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स मोड था वो हमने क्या किया था, जैसा ये हमारे पास सिस्टम है इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो थ्रेड है इसका इस तरीके से हमने रखा था। और फिर उसके यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक हमारे पास पैन था जिसके ऊपर हम मास रख रहे थे। तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम इसके अंदर पावर ऑन कर देते हैं तो जो सोलेनॉइड होता है उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी बहुत जो हमारे पास जैसे हमारा आयरन के एक वहां पे वो थी, ठीक है, रॉड टाइप थी, ठीक है, जो हमारे पास जैसे एसी मेन जो भी हम स्विच ऑन करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं। उन वाइब्रेशंस की वजह से जो यहाँ पे हमने जो आयरन रॉड थी उससे और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रखा है, आपने एक थ्रेड लिया हुआ है, ठीक है, और थ्रेड के अंदर जैसे वो वाइब्रेट करती है ऐसे थ्रेड में भी क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो आपके दो तरीके के उसमें होंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स उसमें। ठीक है, जब आप इसको स्ट्रेट रखते हो तो जो नॉट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं उसको हमने ट्रांसवर्स मोड बोला है। और जब आप इसको इस जैसे थ्रेड आपका यहाँ है और इस सिस्टम को आप इसके परपेंडिकुलर रख रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। तब आपके जो थ्रेड नॉट्स बने हुए हैं इसके अंदर नॉट्स एंड एंटी नॉट्स जो बने हुए हैं इनके बीच में, उसको हम कौन सी अरेंजमेंट बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है ये देखो, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मींस यूजिंग द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, फर्स्ट आपका ट्रांसवर्स का था और लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट था। इसके लिए हमने क्या क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखो, एक आपने इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का यूज किया है, आपने यूनिफॉर्म कॉर्ड ली हुई है, पैन लिया हुआ है, वेट बॉक्स लिया हुआ है जो आप वहां पे रखोगे, पुली आपने यूज की हुई है और मीटर स्केल और सेंसिटिव बैलेंस जो है आपने वो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर पुली जिसके आपने यहाँ से जैसे ये था और इसके ऊपर वो आपने जो थ्रेड था वो ऊपर हैंग किया हुआ था और नीचे आपने पैन रखा हुआ था। उस पैन के ऊपर आपने वेट रखना था, तो वेट के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वेट्स चाहिएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे वेट बॉक्स का भी यूज किया हुआ है। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा आपका वो कितना हो जाएगा ट्रांसवर्स अरेंजमेंट के अंदर, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, वैसे तो आप सबको पता है कि जो एसी मेन की फ्रीक्वेंसी होती है जो वो 50 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ट्रांसवर्स अरेंजमेंट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट करते हैं तो उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी 50 हर्ट्ज तक अप्रोक्सीमेटली जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, पहले ये कितना है, 1/12 अंडर द रूट ऑफ जो टेंशन है अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो आपके कॉन्जिक्यूटिव नॉट्स जो बने हुए हैं उनके बीच में जो बनते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके देखो यहाँ पे टेंशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं mg। ठीक है, क्योंकि टेंशन एक तरह से क्या है, फोर्स ही तो होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो नॉट्स हमारे बनते हैं ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में वो हमारे ट्वाइस टाइम बनते हैं। ठीक है, और उसके हाफ जो है ट्रांसवर्स में जितने नोट्स बनते हैं उसके हाफ किस में बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में बनते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वाले अरेंजमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या हुआ, उसमें सिर्फ हाफ ही तो नहीं आएगा और पूरा का पूरा क्या फॉर्मूला किसका बन जाएगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट का बन जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/L अंडर द रूट ऑफ T/M आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जहां पे जो T है वो कितनी हो जाएगी आपकी मास, और ये आपका क्या था, ग्रेविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। ठीक है, और ये क्या है आपका जो है स्मॉल m आपका, ये तो पैन और प्लस में जो भी आपका था वो सारा मास ये कंबाइन हो गया, और स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद एल क्या है आपका, वही लेंथ ऑफ द कॉर्ड बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हो जाएगा। ठीक है, नोड्स का मैंने अभी दिखाया था आपको, आप देख भी सकते थे उसके अंदर से, देखो इस तरीके से ये वाली नोड्स जो जहां पे दोनों मीट कर रही थी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो
आपने क्या लेना है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के लिए, आपने मास ऑफ द पैन जो है वो लेना है, ग्राम के अंदर कितना आता है आप उसको मेजर कर लेंगे। मास ऑफ द कॉर्ड जो है वो भी आप मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो भी आप मेजर करेंगे। देन आपके पास है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। स्मॉल m की वैल्यू आपको पुट करनी है, इसीलिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो इसकी रीडिंग्स कैसे लेनी है आप देख लो, ठीक है। इसको यहाँ पे से रहने देना, ठीक है। सिर्फ ये देखो कि कैसे इसको किया हुआ है। सबसे पहले तो मास प्लेस्ड इन द पैन, ठीक है, कितना मास आपका जो है वो आपने लेना है। फिर जो आपने टेंशन जो आपने पैन प्लस में जो मास रखा हुआ है टोटल मास उसका हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ लूप्स कितने बने हैं आपके थ्रेड के अंदर उसको लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लेंथ आया है उसको लिखेंगे, ठीक है। और फिर लेंथ ऑफ द वन लूप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर जो जो सारी वैल्यूज आपको इसकी कैलकुलेट करके आई थी उन सबको जो आपका फ्रीक्वेंसी का ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर फॉर्म था उसमें इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली जब इसका मीन करेंगे तो 46.8 हर्ट्ज आया है, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज जो है वो ये आ जाता है, राइट। उसके बाद देखो फॉर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में भी मुझे सारी चीज यही लेनी है, बस फॉर्मूला जो है आपका वो चेंज कर देना है, ठीक है। और जो लूप्स इसके अंदर बनेंगे वो इसके हाफ बनने चाहिए। मैंने फॉर्मूले में दिखाया था ना, ये 1/2 इसीलिए तो आया था क्योंकि उसमें 2 गुना बन रहे हैं। ट्रांसवर्स में ट्वाइस टाइम बनते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में उसके हाफ बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको हाफ कर देते, इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसके हाफ में आएगा, ठीक है। और इसके भी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी उसमें ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली जो है दोनों का मीन करके बता सकते हैं, ठीक है। कि 50 हर्ट्ज से जो भी एरर है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू भी है। इसी मीन्स की फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट वैल्यू है आपके पास कितनी 50 हर्ट्ज, तो आप उसको उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से ये कैलकुलेट हो। अब हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स है इसके अंदर जो जो हमने इसके अंदर बोला है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पर मतलब पर सेकंड के अंदर कितनी टर्न्स उसमें आ रही है उसको बोलते हैं, तो पर सेकंड के अंदर कितनी आ रही है, ठीक है। तो हम इसकी जो यूनिट है उसको पर सेकंड ही बोल सकते हैं, पर सेकंड बोल दो या फिर कितना बोल दो, हर्ट्ज बोल दो, ठीक है। अब पर सेकंड है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, ओनली पर टाइम का आ जाएगा और सारे आपके जो मास का और लेंथ का है वो आपका टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसके अंदर आपका मेन है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल कौन से होते हैं, द वेव्स विच प्रोपगेट थ्रू द मटेरियल मीडियम एट वेव speed which depends on the elastic and inertial property of the medium that is known as the आपका जो है मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, in which medium particles vibrate parallel or along the direction of the propagation of wave, वो तो आपका उसके along जो कर रही है वो तो आपका longitudinal है, और जो perpendicular करता है उसको हम transverse बोलते हैं, ठीक है। जो डिपेंड मतलब जो हमारा वेव longitudinal wave are the wave in which medium particles vibrate parallel or along the direction of propagation of wave, ठीक है। वो जो उसकी जो वेव हमारी प्रोपगेट करती है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर दूसरा भी प्रोपगेट करे उसी डायरेक्शन के अंदर along the direction, ठीक है, तो उसको हम longitudinal बोलते हैं। और परपेंडिकुलर अगर करता है तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, करेक्ट। नोड्स एंड एंटी नोड्स आपको बताने हैं, तो मिनिमम जो है यानी कि 0 वाला उसको तो नोड्स बोलते हैं, और रीजन ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव उसको हम एंटी नोड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हैं आपके उनके बीच का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमारा वेवलेंथ का हाफ आता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। What is the distance between a node and next immediate antinode, वो कितना होता है आपका, वो हमारा होता है क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। एक नोड और दूसरा एंटी नोड जो इमीडिएट उसका आ रहा है उनके बीच का, क्योंकि नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 है। अब मैं नोड और नोड के बीच यानी उसका जो नेक्स्ट आपका एंटी नोड है उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो भी कितना हो जाएगा, उसका और आधा हो जाएगा। तो λ/2 तो ऑलरेडी था, उसका और हाफ कर दिया तो यानी कि λ/4, यानी कि कितना हो गया आपका क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप जो है
आप इसको करिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके अगर रहते हैं तो आप उसको जो आपके मैनुअल के अंदर है, ठीक है, वहां से डिस्कस करेंगे और वाइवा नोटबुक के अंदर इसको लिख के भी लेके आएंगे, ठीक है। ये आपको कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज का जो यूट्यूब लिंक है वहां पे से आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में। और अपनी वाइवा नोटबुक जो है उसको भी कंप्लीट करिएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको इसके लिए सर्च करने हैं, ठीक है, तो उनको आप करके और वाइवा नोटबुक जो है वो चेक करवाएंगे जब आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।